मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। मन की बात के इस 98वें एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सेंचुरी की तरफ बढ़ते इस सफ़र में मन की बात को आप सभी ने अवामी शराकतदारी के इज़हार ख्याल का अनोखा प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों पैगामात में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की ताकत तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की ताकत से कैसे मुल्क की ताकत बढ़ती है, यह हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड्स में देखा है, समझा है और मैंने महसूस किया है, तस्लीम भी किया है। मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में हिंदुस्तान के रिवायती खेलों की हौसला अफजाई की बात की थी। फौरन उस वक्त मुल्क में एक लहर सी उठ गई हिंदुस्तानी खेलों से जुड़ने की, उनमें शमूलियत की, उन्हें सीखने की। मन की बात में जब हिंदुस्तानी खिलौनों की बात हुई तो मुल्क के लोगों ने इसे भी हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया। अब तो हिंदुस्तानी खिलौनों का इतना क्रेज हो गया है कि बैरूनी ममालिक में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। जब मन की बात में हमने स्टोरी टेलिंग की हिंदुस्तानी तकनीक पर बात की तो इनकी मकबूलियत भी दूर दूर तक पहुंच गई। लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी स्टोरी टेलिंग की तकनीक की तरफ राग़िब होने लगे। साथियों, आपको याद होगा सरदार पटेल की जयंती यानी एकता दिवस के मौके पर मन की बात में हमने 3 कंपटीशंस की बात की थी। ये मुसाबके हुब्बुल वतनी पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़े थे। मुझे बताते हुए खुशी है, मुल्क भर के 700 से ज़्यादा ज़िलों के 5 लाख से ज़ायद लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर शराकतदारी की और 20 से ज़्यादा ज़बानों में अपनी एंट्रीज भेजी हैं। इन कंपटीशंस में हिस्सा लेने वाले सभी उम्मीदवारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। आप में से हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है, फ़न का मतलाशी है। आप सभी ने ये दिखाया है कि अपने मुल्क के तनव्वुर और सकाफ़त के लिए आपके दिल में कितना प्यार है। साथियों, आज इस मौके पर मुझे लता मंगेशकर जी, लता दीदी की याद आना बहुत फितरी है, क्योंकि जब ये मुसाबका शुरू हुआ था उस दिन लता दीदी ने ट्वीट करके मुल्क के शहरियों से अपील की थी कि वो इस मशक से ज़रूर जुड़ें। साथियों, लोरी राइटिंग कंपटीशन में पहला इनाम कर्नाटक के चामराजनगर ज़िले के BM मंजुनाथ जी ने जीता है। उन्हें ये इनाम कन्नड़ में लिखी उनकी लोरी मलगू कंदा के लिए मिला है। इसे लिखने की तरगीब उन्हें अपनी माँ और दादी के गाए लोरी गीतों से मिली। आप इसे सुनेंगे तो आपको भी लुत्फ आएगा। मलगु कंद मलगु ಕೂಸೆ ಮಲಗು ನನ್ನ ಜಾಣ ಮರಿಯೇ ಹಗಲು ಕಳೆದು ಈರುಳು ನೆರೆದು ನಿದಿರದೇವೆ ಬರುವಳಯ್ಯ ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಿಂದ ಕನಸ ಕೊಯ್ದು ತರುವಳಯ್ಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ ಜೋ 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 ಜೋ। आसाम में कामरूप जिले के रहने वाले दिनेश गोवाला जी ने इस मुसाबके में सेकंड प्राइज जीता है। उन्होंने जो लोरी लिखी है उसमें मकामी मिट्टी और मेटल के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के पॉपुलर क्राफ्ट की छाप है। कोहार कोकाए मुनाती आनीसे मुनाती आसेनो की खुली साई देखिलो कोहारोर मुनाती मुनाते आसे बानबाती आमारे मोइनाई कोहारो खुदी साई किनुई बानबाती। गीतों और लोरी की तरह ही रंगोली कंपटीशन भी काफ़ी मकबूल रहा। इसमें हिस्सा लेने वालों ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत रंगोली बनाकर भेजी। इसमें विनिंग एंट्री पंजाब के कमल कुमार जी की रही। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अमर शहीद वीर भगत सिंह की बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाई।
महाराष्ट्र के सांगली के सचिन नरेंद्र अवसारी जी ने अपनी रंगोली में जलियांवाला बाग, उसका कत्लेआम और शहीद ऊधम सिंह की बहादुरी को पेश किया। गोवा के रहने वाले गुरदत्त वांटेकर जी ने गांधी जी की रंगोली बनाई, जबकि पुदुचेरी के माला तैसेलुम जी ने भी कई अजीम मुजाहिदीन आज़ादी पर अपना फोकस रखा। हुब्बुल वतनी गीत मुसाबके की फातेह टी विजय दुर्गा जी आंध्र प्रदेश की हैं। उन्होंने तेलुगु में अपनी एंट्री भेजी थी। वो अपने इलाके के मशहूर मुजाहिद आज़ादी नरसिम्हा रेड्डी गारो जी से काफ़ी मुतासिर रही हैं। आप भी सुनिए विजय दुर्गा जी की एंट्री का ये हिस्सा। రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా భారత స్వాతంత్ర సమరపు అంకురానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా తెల్లదొరల నీతి లేని నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా। तेलुगु के बाद अब मैं आपको मैथिली में एक क्लिप सुनाता हूँ। इसे दीपक वत्स जी ने भेजा है। उन्होंने भी इस मुसाबके में इनाम जीता है। भारत दुनियाक शान छैयो भैया, हमर देश महान छै। तीन बगल छै समुद्र से घेरल, उत्तर में कैलाश बलवान छै। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी कोसी कमला बलान छै। हमर देश महान छै यो भैया, तिरंगे में बसल प्राण छै। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मुसाबके में आई इस तरह की एंट्रीज़ की लिस्ट बहुत लंबी है। आप वजारत सकाफ़त की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अपने अहल खाना के साथ देखें और सुने, आपको बहुत तरगीब मिलेगी। मेरे प्यारे हमवतनों, बात बनारस की हो, शहनाई की हो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की हो, तो फितरी बात है कि मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा ही। कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए। ये अवार्ड म्यूज़िक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के शोबे में उभर रहे बासलाहियत फ़नकारों को दिए जाते हैं। ये फ़न और दुनियाई मौसीकी की मकबूलियत बढ़ाने के साथ ही इसकी खुशहाली में अपना ताउन दे रहे हैं। इनमें वो फ़नकार भी शामिल हैं जिन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट्स में नई जान फूंकी है जिनकी पॉपुलैरिटी वक्त के साथ कम होती जा रही थी। अब आप सभी इस ट्यून को ध्यान से सुनिए। क्या आप जानते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? मुमकिन है आपको पता न भी हो। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सुरसिंगार है और इस धुन को तैयार किया है जॉयदीप मुखर्जी ने। जॉयदीप जी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एजाज से सरफराज नौजवानों में शामिल हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की धुनों को सुनना पिछली 50 और 60 की दहाई से ही मुश्किल हो चुका था, लेकिन जॉयदीप सुरसिंगार को फिर से पॉपुलर बनाने में जी जान से मसरूफ़ हैं। इसी तरह बहन उपलप्पो नागमणि जी की कोशिश भी बहुत ही हौसला बख्श है, जिन्हें मैंडोलिन में कर्नाटिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए ये एजाज़ दिया गया है। वहीं संग्राम सिंह सुहास भंडारी जी को वारकरी कीर्तन के लिए इनाम मिला है। इस लिस्ट में सिर्फ मौसीकी से जुड़े फनकार ही नहीं हैं। वी दुर्गा देवी जी ने रक्स की एक कदीम सिन्फ करकट्टम के लिए ये इनाम जीता है। इस इनाम के एक और फातेह राजकुमार नायक जी ने तेलंगाना के 31 ज़िलों में 101 दिन तक चलने वाली पेरनी ओडिसी का इनेकाद किया था। आज लोग उन्हें पेरनी राजकुमार के नाम से जानने लगे हैं। पेरनी नाट्यम भगवान शिव को वक्फ एक रक्स है जो काकतीय डेंसिटी के दौर में काफ़ी मकबूल था। इस डेंसिटी की जड़ें आज की तेलंगाना से जुड़ी हैं। एक दीगर इनाम याफ्ता साइखोम सुरचंद्रा सिंह जी हैं। ये मैतेई पुंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का मणिपुर से नाता है। पूरन सिंह एक दिव्यांग फनकार हैं जो राजूला मलीशाही, न्यूली, होड़का बोल, जागर जैसी मुख्तलिफ म्यूज़िक फॉर्म्स को मकबूल आम बना रहे हैं
उन्होंने इनसे जुड़ी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी तैयार की हैं। उत्तराखंड के फोक म्यूजिक में अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर पूरन सिंह जी ने कई इनाम भी जीते हैं। महदूद वक्त की सबक मैं यहाँ सभी अवार्डीज़ की बातें भले न कर पाऊँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आप उनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी फनकार परफॉर्मिंग आर्ट्स को और पॉपुलर बनाने के लिए ग्रास रूट्स पर सभी को तरगीब देते रहेंगे। मेरे प्यारे हमवतनों, तेज़ी से आगे बढ़ते हमारे मुल्क में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में नज़र आ रही है। डिजिटल इंडिया की ताकत को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स का बड़ा किरदार होता है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह ले सकते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की तादाद 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप तस्वुर कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ हैरत अंगेज नाता। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस हसूलियाबी के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सहूलत का फ़ायदा उठाने वाले मरीजों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हिंदुस्तान के लोगों ने तकनीक को कैसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, ये इसकी जीती जागती मिसाल है। हमने देखा है कि कोरोना के दौर में ई संजीवनी ऐप, इसके ज़रिए टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा अतिया साबित हुआ है। मेरा भी मन हुआ क्यों ना इसके बारे में मन की बात में हम एक डॉक्टर और एक मरीज से बात करें, गुफ्तगू करें और आप तक बात को पहुंचाएं। हम ये जानने की कोशिश करें कि टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए आखिर कितना मौसर रहा है। हमारे साथ सिक्किम से डॉक्टर मदन मणि जी हैं। डॉक्टर मदन मणि जी रहने वाले सिक्किम के ही हैं, लेकिन उन्होंने MBBS धनबाद से किया और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MD किया। वो देही इलाकों के सैकड़ों लोगों को टेली कंसल्टेशन दे चुके हैं। नमस्कार मदन मणि जी। जी नमस्कार सर। साहब, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। जी सर। आप तो बनारस में पढ़े हैं? जी मैं बनारस में पढ़ा हूँ सर। आपका मेडिकल एजुकेशन वहीं हुआ? जी। तो जब आप बनारस में थे तब का बनारस और आज बदला हुआ बनारस कभी देखने गए कि नहीं गए? जी वजीर आजम साहब, मैं नहीं जा पाया हूँ जब से मैं वापस सिक्किम आया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी बदल गया है। तो कितने साल हो गए आपको बनारस छोड़े? बनारस 2006 से छोड़ा हूँ सर। ओहो, फिर तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। जी। अच्छा, मैंने फ़ोन तो इसलिए किया कि आप सिक्किम के अंदर दूर दराज पहाड़ों में रहकर वहाँ के लोगों को टेली कंसल्टेशन का बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी। मैं मन की बात के सामीन को आपका तजर्बा सुनाना चाहता हूँ। जी। ज़रा मुझे बताइए कैसा तजर्बा रहा? तजर्बा बहुत बढ़िया रहा वजीर आजम साहब। क्या है कि सिक्किम में बहुत नज़दीक का जो PHC है, वहाँ जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में चढ़ के कम से कम 100-200 रुपया लेके जाना पड़ता है और डॉक्टर मिले नहीं मिले ये भी एक प्रॉब्लम है। तो टेली कंसल्टेशन के जरिए से हम लोगों से सीधे जुड़ जाते हैं। दूर दराज के लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो CHOs होते हैं, वो लोग हम लोगों से कनेक्ट करवा देते हैं। अच्छा। और हम लोगों का जो पुरानी उनकी बीमारी है, उनकी रिपोर्ट्स, उनका अभी का प्रेजेंट कंडीशन, सारी चीज़ें वो हम लोगों को बता देते हैं। यानी डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करते हैं? जी, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र भी करते हैं और अगर ट्रांसफ़र नहीं कर सके तो वो पढ़ के हम लोगों को बताते हैं। वहाँ का वेलनेस सेंटर का डॉक्टर बताता है? जी, वेलनेस सेंटर में जो CHO रहता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और जो पेशेंट है वो अपनी परेशानियाँ आपको बराह रास्त बताता है? जी, पेशेंट भी परेशानियाँ हमको बताता है, फिर पुराने रिकॉर्ड्स देख के फिर अगर कोई नई चीज़ हम लोगों को जानना है, जैसे कि चेस्ट ऑस्क्यूलेट करना है, अगर उनको पैर सूजा है कि नहीं, अगर CHO ने नहीं देखा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जाके देखो सूजन है नहीं है, आँख देखो एनीमिया है कि नहीं है, उसका अगर खांसी है तो चेस्ट को ऑस्कुलेट करो और पता करो कि वहाँ पे साउंड्स है कि नहीं। आप वॉइस कॉल से बात करते हैं या वीडियो कॉल का भी इस्तेमाल करते हैं? जी, वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप पेशेंट को भी देखते हैं? पेशेंट को भी देख पाते हैं जी। पेशेंट को फीलिंग क्या आती है?
पेशेंट को अच्छा लगता है क्योंकि डॉक्टर को नज़दीक से वो देख पाता है। उसको कन्फ्यूज़न रहता है कि उसका दवा घटाना है बढ़ाना है, क्योंकि सिक्किम में ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के आते हैं, और एक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के दवा को चेंज करने के लिए उसको डॉक्टर मिलने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। लेकिन टेली कंसल्टेशन के थ्रू वहीं मिल जाता है, और दवा भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव के थ्रू मिल जाता है, तो वहीं से दवा भी लेके जाता है वो। अच्छा मदन मणि जी, आप तो जानते ही हैं कि पेशेंट का एक तर्ज अमल रहता है कि जब तक वो डॉक्टर आता नहीं है, डॉक्टर देखता नहीं है, उसको इत्मीनान नहीं होता है, और डॉक्टर को भी लगता है ज़रा मरीज को देखना पड़ेगा। अब वहाँ सारी टेलीकॉम में कंसल्टेशन होता है, तो डॉक्टर को क्या फील होता है और पेशेंट को क्या फील होता है? जी, वो हम लोग को भी लगता है कि अगर पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर को देखना चाहिए, तो हम लोगों को भी जो चीज़ें देखना है वो हम लोग CHO को बोल के वीडियो में ही हम लोग देखने के लिए बोलते हैं। और कभी कभी तो पेशेंट को वीडियो में ही नज़दीक में आके उसकी जो परेशानियां हैं, अगर किसी को जिल्द का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो वो हम लोगों को वीडियो से ही दिखा देते हैं, तो इत्मीनान रहता है उन लोगों को। और बाद में उसका इलाज करने के बाद उसको इत्मीनान मिलता है? क्या तजर्बा होता है, पेशेंट ठीक हो रहे हैं? जी, बहुत इत्मीनान मिलता है, हमको भी इत्मीनान मिलता है सर, क्योंकि मैं अभी महकमा सेहत में हूँ और साथ साथ मैं टेली कंसल्टेशन भी करता हूँ, तो फाइल के साथ साथ पेशेंट को भी देखना मेरे लिए बहुत अच्छा खुशगुन तजर्बा रहता है। एवरेज कितने पेशेंट आपको टेली कंसल्टेशन केसेस आते होंगे? अभी तक मैंने 536 पेशेंट देखे हैं। ओह, यानी आपको काफ़ी इसमें महारत आ गई है। जी, अच्छा लगता है देखने में। चलिए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप सिक्किम के दूर दराज जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और खुशी की बात है कि हमारे मुल्क के दूर दराज इलाके में भी टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। साथियों, डॉक्टर मदन मणि जी की बातों से साफ है कि ई संजीवनी ऐप किस तरह से उनकी मदद कर रहा है। डॉक्टर मदन मणि जी के बाद अब हम एक और मदन जी से जुड़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले के रहने वाले मदन मोहन लाल जी हैं। अब यह भी इत्तेफाक है कि चंदौली भी बनारस से मुत्तसिल है। आइए मदन मोहन जी से जानते हैं कि ई संजीवनी को लेकर एक मरीज की शक्ल में उनका तजर्बा क्या रहा है। मदन मोहन जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जी, और आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेली कंसल्टेशन करके अपनी बीमारी के बारे में मदद लेते हैं। जी। एक पेशेंट के नाते, एक बीमार की शक्ल में मैं आपके एहसासात सुनना चाहता हूं, ताकि मैं अहले वतन तक इस बात को पहुंचाना चाहूं कि आज टेक्नोलॉजी से हमारे गांव में रहने वाले लोग भी किस तरह से उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़रा बताइए कैसे करते हैं। ऐसा है सर जी, हॉस्पिटल दूर हैं, और जब डायबिटीज हमको हुआ तो हमको जो है 5-6 किलोमीटर दूर जा करके इलाज करवाना पड़ता था, दिखाना पड़ता था। और जब से इंतजाम आपके जरिए किया गया है, ऐसा है कि मैं अब जाता हूँ, हमारा जांच होता है, हमको बाहर के डॉक्टरों से बात भी करा देती हैं और दवा भी दे देती हैं। इससे हमको बड़ा फायदा है और लोगों को भी फायदा है इससे। तो एक ही डॉक्टर हर बार आपको देखते हैं कि डॉक्टर बदलते जाते हैं? जैसे उनको नहीं समझ आता है, डॉक्टर को दिखा देती हैं, वही बात करके दूसरे डॉक्टर से हमसे बात कराती हैं। और डॉक्टर आपको जो गाइडेंस देते हैं वो आपको पूरा फायदा होता है इससे? हमको फायदा होता है, हमको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, और गांव के लोगों को भी फायदा इससे है। सभी लोग वहाँ पूछते हैं कि भैया हमारा BP है, हमारा शुगर है, टेस्ट करो, जांच करो, दवा बताओ। और पहले तो 5-6 किलोमीटर दूर जाते थे, लंबी लाइन लगी रहती थी, पैथोलॉजी में लाइन लगी रहती थी, एक एक दिन का वक्त नुकसान होता था। मतलब आपका वक्त भी बच जाता है और पैसा भी खर्च होता था, और यहाँ पर मुफ्त खिदमत सब हो रही हैं। अच्छा, जब आप अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक यकीन पैदा होता है, चलो भाई डॉक्टर है, उन्होंने मेरी नब्ज देख ली है, मेरी आंखें देख ली हैं, मेरी ज़बान को भी चेक कर लिया है, तो एक अलग फीलिंग आती है। अब ये टेली कंसल्टेशन करते हैं तो वैसा ही इत्मीनान होता है आपको? हाँ, इत्मीनान होता है कि वो हमारी नब्ज पकड़ रहे हैं, आला लगा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और हमको बड़ी तबीयत खुश होती है कि भाई इतना अच्छा इंतजाम आपके जरिए किया गया है
कि जिससे कि हमको यहाँ परेशानी से जाना पड़ता था, गाड़ी का किराया देना पड़ता था, वहाँ लाइन लगानी पड़ती थी, और सारी सहूलियात हमको घर बैठे बैठे मिल रही हैं। चलिए मदन मोहन जी, मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद। उम्र के इस पड़ाव पर भी आप टेक्नोलॉजी को सीखे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, औरों को भी बताइए ताकि लोगों का वक्त भी बच जाए, धन भी बच जाए, और उनको जो भी रहनुमाई मिलती है इससे दवाइयाँ भी अच्छे ढंग से हो सकती हैं। हाँ, और क्या। चलिए, मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको मदन मोहन जी। बनारस को साहब आपने काशी विश्वनाथ स्टेशन बना दिया, डेवलपमेंट कर दिया, यह आपको मुबारकबाद है हमारी तरफ से। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने क्या बनाया, बनारस के लोगों ने बनारस को बनाया है। नहीं तो हम तो माँ गंगा की खिदमत के लिए माँ गंगा ने बुलाया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। प्रणाम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। साथियों, मुल्क के आम लोगों के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए, पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए ई संजीवनी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला ऐप बन रहा है। यह है हिंदुस्तान की डिजिटल इनकलाब की ताकत, और इसका असर आज हम हर शोबे में देख रहे हैं। हिंदुस्तान के यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही मुल्क इसकी तरफ राग़िब हुए हैं। कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान और सिंगापुर के माबैन यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और हिंदुस्तान के लोग अपने मोबाइल फ़ोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं जैसे वो अपने मुल्क के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान का ई संजीवनी ऐप हो या फिर यूपीआई, ये ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, जब किसी मुल्क में मादूम हो रहे किसी परिंदे की नस्ल को, किसी चरिंद परिंद को बचा लिया जाता है तो उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। हमारे मुल्क में ऐसी मुताद्दिद अजीम रवायत भी हैं जो मादूम हो चुकी थीं, लोगों की दिलो दिमाग से हट चुकी थी, लेकिन अब उनका अवामी शराकतदारी की ताकत से अहया करने की कोशिश हो रही है। तो इसकी चर्चा के लिए मन की बात से बेहतर स्टेज और क्या होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जानकर वाकई आपको बहुत खुशी होगी, विरासत पर फख्र होगा। अमेरिका में रहने वाली जनाब कंचन बैनर्जी ने विरासत के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी ऐसी एक मुहिम की तरफ मेरी तवज्जो मबजूल कराई है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, मगरबी बंगाल में हुगली ज़िले के बांसबेरिया में इस महीने त्रिबेनी कुंभो महोत्सव का इनेकाद किया गया। इसमें 8 लाख से ज़्यादा अक़ीदतमंद शामिल हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना ख़ास क्यों है? ख़ास इसलिए क्योंकि इस रिवायत का 700 साल के बाद अहया किया गया है। यूँ तो ये रिवायत हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन बदकिस्मती से 700 साल पहले बंगाल के त्रिबेनी में होने वाला ये महोत्सव बंद हो गया था। इसे आज़ादी के बाद शुरू किया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। 2 साल पहले मकामी लोग और त्रिबेनी कुंभो पारिचालोना शामती के तवस्सुस से ये महोत्सव फिर से शुरू हुआ है। मैं इसके इनेकाद से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सिर्फ एक रिवायत को ही जिंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप हिंदुस्तान की सकाफती विरासत की भी हिफाजत कर रहे हैं। साथियों, मगरबी बंगाल में त्रिबेनी को सदियों से एक मुक़द्दस मकाम की शक्ल में जाना जाता है। इसका तस्करा मुख्तलिफ बंगाल काव्य, वैष्णव अदब, शाक्त अदब और दीगर बंगाली अदब फनपारों में भी मिलता है। मुख्तलिफ तारीख़ी दस्तावेज़ों से पता चलता है कि कभी ये इलाका संस्कृत, तालीम और हिंदुस्तानी सकाफ़त का मरकज़ था। कई संत इसे माघ संक्रांति में कुंभ स्नान के लिए मुक़द्दस मानते हैं। त्रिबेनी में आपको कई गंगा घाट, शिव मंदिर और टेराकोटा फ़न तामीर से सजी कदीम इमारतें देखने को मिल जाएंगी। त्रिबेनी की विरासत को दोबारा कायम करने और कुंभ रिवायत के इफ्तिखार को दोबारा जिंदा करने के लिए यहाँ पिछले साल कुंभ मेले का इनेकाद किया गया था। 7 सदियों बाद 3 दिन के कुंभ महास्नान और मेले ने इस इलाके में एक नई तवानाई को परवान चढ़ाया है। 3 दिनों तक हर रोज़ होने वाली गंगा आरती, रुद्राभिषेक और यज्ञ में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस बार हुए महोत्सव में मुख्तलिफ आश्रम, मठ और अखाड़े भी शामिल थे। बंगाली रिवायत से जुड़े मुख्तलिफ तर्ज जैसे कीर्तन, बाउल, गोड़ियों नृत्य, श्रीखोल, पोटेर गान, छऊ नाच शाम के प्रोग्रामों में तवज्जो का मरकज़ बने थे। हमारे नौजवानों को मुल्क के सुनहरे माजी से जोड़ने की एक बहुत ही काबिल सताइश कोशिश है। हिंदुस्तान में ऐसी कई और प्रैक्टिसेस हैं
जिन्हें रिवाइव करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि उनके बारे में होने वाली गुफ्तगू लोगों को इस समत में ज़रूर तरगीब देगी। मेरे प्यारे हमवतनों, स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे मुल्क में अवामी शराकतदारी के मायने ही बदल दिए हैं। मुल्क में कहीं पर भी कुछ सफाई सुथराई से जुड़ा हुआ होता है तो लोग उसकी जानकारी मुझ तक ज़रूर पहुंचाते हैं। ऐसे ही मेरा ध्यान गया है हरियाणा के नौजवानों की एक सफाई मुहिम पर। हरियाणा में एक गांव है दुल्हेड़ी। यहाँ के नौजवानों ने तय किया कि हमें भिवानी शहर को सफाई के मामले में एक मिसाल बनाना है। उन्होंने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति नाम से एक कमेटी बनाई। इस कमेटी से जुड़े नौजवान सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं। शहर के अलग अलग मकामात पर ये मिलकर सफाई मुहिम चलाते हैं। ये लोग अब तक शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान की एक अहम तौसी वेस्ट टू वेल्थ भी है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं। इस ग्रुप की खवातीन दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीज़ें बनाती हैं। ये उनके लिए सफाई के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत अभियान में अपना बहुत बड़ा ताउन दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक की बैग की जगह कपड़े के बैग का अहद तो हम सभी को लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये अहद आपको कितना इत्मीनान देगा और दूसरे लोगों को ज़रूर राग़िब करेगा। मेरे प्यारे हमवतनों, आज हमने और आपने साथ जुड़कर एक बार फिर कई बाइसे तरगीब मौज़ूआत पर बात की। फैमिली के साथ बैठ कर के इसे सुना और अब इसे दिन भर गुनगुनाएंगे भी। हम मुल्क की अहलियत की जितनी बात करते हैं उतनी ही हमें तवानाई मिलती है। इसी तवानाई के बहाव के साथ चलते चलते आज हम मन की बात के 98वें एपिसोड के मुकाम तक पहुंच गए हैं। आज से कुछ दिन बाद ही होली का त्यौहार है। आप सभी को होली की मुबारकबाद। हमें हमारे त्यौहार वोकल फॉर लोकल के अहद के साथ ही मनाने हैं। अपने एहसासात भी मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगली बार हम फिर नए मौज़ूआत के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।